हेलो एवरीवन। अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो है हमारा टॉपिक का फिफ्थ डे चल रहा है। ठीक है, इससे पहले 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं 69 बीपीएससी को लेकर। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ वीडियो आने वाला है, तो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पे। और जो भी जुड़े हुए हैं इस वीडियो का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बोल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं चीज़ों को। आइए स्टार्ट लेते हैं। पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। द पब्लिक अकाउंट कमिटी सबमिट रिपोर्ट। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है, ठीक है, वो अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? क्वेश्चन है। जवाब है इसका स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये थोड़ा फैक्ट को देखते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें कुल जो है 22 मेंबर होते हैं। 22 मेंबर में जो 15 जो होते हैं लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। क्लियर है? तो और ये जो अपना रिपोर्ट को किसको सौंपते हैं? लोकसभा स्पीकर को। और ये था फैक्ट। सेकेंड क्वेश्चन मूव करते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो द राज्यसभा इज द पावरलेस इन अ मनी मैटर। बिल्कुल सही। देखिए, मनी मैटर में राज्यसभा का जो पावर है उसको शून्य रखा गया है। सारे पावर किसको दिया गया है? तो लोकसभा को। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द राज्यसभा इज द पावरलेस इन अ मनी मैटर। बिल्कुल सही है। मनी बिल ओरिजिनेट इन द राज्यसभा। बिल्कुल गलत, ये गलत है, क्योंकि मनी बिल जो है कहाँ ओरिजिनेट होगा? या तो लोकसभा में होगा या तो लोकसभा में ही होगा। ठीक है, जो भी मनी बिल होते हैं वो लोकसभा में ही ओरिजिन होते हैं। और मनी बिल को कौन लाता है? तो मिनिस्टर लाते हैं, प्राइवेट मेंबर नहीं लाएंगे। ठीक है, प्राइवेट मेंबर किसको बोलते हैं? तो मिनिस्टर के अलावा जो भी एमपी है उसको प्राइवेट मेंबर बोलेंगे, और प्राइवेट मेंबर कभी भी मनी बिल नहीं लाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये गलत हो गया। तो हमसे पूछा था नोट करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे ऑप्शन को देखते हैं। राज्यसभा हैज टू पास बिल विद इन 14 डे आफ्टर दे आर पास बाय द लोकसभा। बिल्कुल सही। अगर लोकसभा से पास कर गया मनी बिल तो 14 दिन के अंदर राज्यसभा को भी पास करना होता है। अगर राज्यसभा ऐसा नहीं करता है तो वो बिल को पास माना जाएगा राज्यसभा से। ये ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं। में राज्यसभा में पास और रिटर्न द मनी बिल विद द सम रिकमेंडेशन। बिल्कुल सही है। लोकसभा से जब पास करता है मनी बिल तो राज्यसभा जो है थोड़ी सी रिकमेंडेशन कर देता है, लेकिन उस रिकमेंडेशन को, उस सलाह को लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब लोकसभा चाहे तो मान भी सकता है या तो मना भी कर सकता है। ठीक है, ये पॉइंट था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कन्फर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो अवेलेबल नॉन सिटीजन? कहने का तात्पर्य है ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल है? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये जो है आर्टिकल 32 में इसका मेंशन है। ठीक है, संविधान का आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो भी फंडामेंटल राइट हमें प्रदान किया गया है ना कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, अगर उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं या हमारा वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो है मदद मांग सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट अगर हमारा वायलेट होता है ना तो डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, डायरेक्ट बिना हाई कोर्ट जाए हुए। ये जो नॉन सिटीजन को भी मिला हुआ है, जो फॉरेनर लोग होते हैं ना उसको भी मिला हुआ है राइट। सिर्फ इंडियन को कौन कौन सा मिला है? तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। ठीक है, ये याद रखिए, ये सिर्फ इंडिया को मिला हुआ है। एग्जाम प्रश्न बनते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना वो पेन और कॉपी का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। जो भी हमें फैक्ट बताया जा रहा है उसको नोट कीजिएगा, ताकि एग्जाम से पहले रिविजन करने में मजा आएगा। और इसके अलावा जो भी फंडामेंटल राइट है वो सारे जो है इंडिया और नॉन इंडिया दोनों को मिला हुआ है। हु इज द हेड ऑफ नेशनल डिफेंस कमेटी? तो नेशनल डिफेंस कमेटी के जो हेड होते हैं वो हमारे होते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर, जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा फैक्ट को देखते हैं। द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एज एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एजेंसी टास्क विद एडवाइजिंग प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये जो है नेशनल डिफेंस कमेटी के जो हेड होते हैं ये प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। और जो काउंसिल होता है उसका काम क्या रहता है? जो भी नेशनल सिक्योरिटी है और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसके बारे में सलाह देना। ठीक है, द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट द गवर्नमेंट एजेंसी टास्क विद द एडवाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑन मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। याद रखिएगा इसको। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी से प्रश्न हमेशा बनते हैं, अक्सर देख रहे हैं आप लोग। वे बी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, जो है आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। देखिए 3 आर्टिकल होता है। एक होता है 352, ये हमारा नेशनल इमरजेंसी होता है।
अब तक भारत में 3 बार लग चुका है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। एक लगा है 1965, 1971 एंड 1975, क्लियर है। ये तो था इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण 1975 में लगा हुआ था। 1971 जो है इंडिया पाकिस्तान वार के कारण लगा था। 1965 जो है इंडिया और चाइना के बीच में जो वार हुआ था उसके कारण लगा था, इंडिया और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। और नेशनल इमरजेंसी जो है इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस बोल के जो यहाँ पे 1975 में लगा था। एक आता है 356, आर्टिकल 356 जो है स्टेट में जो है इमरजेंसी लग जाता है, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं उसको। और आर्टिकल 360 जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होंगे, वहां के गवर्नर होंगे। जैसे हम लोग अभी झारखंड में, तो झारखंड के जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, हमारे गवर्नर। बिहार में अगर मान लीजिए, बिहार के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, वहां के गवर्नर। और गवर्नर के बारे में आर्टिकल 154 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बात किया गया है। इसमें बोला गया है आर्टिकल 154 गवर्नर जो है हेड होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे कहां के, स्टेट के। इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेम द कमिटी विच वाज सेट अप बाय एनडीसी इन 1957 और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं इसको, सीडीपी का मतलब, और नेशनल एक्सपेंशन स्कीम बोलते हैं। ये 1953 में आया था और ये 1952 में आया था। विच सजेस्टेड 3-tier सिस्टम ऑफ द रूरल लोकल गवर्नमेंट। देखिए 3-tier सिस्टम का जब भी बात होगा तो हमेशा याद रखिए बलवंत राय मेहता कमेटी। 2-tier की अगर बात किया जाएगा तो अशोक मेहता, याद रखिएगा हमेशा। तो 3-tier के बारे में, नेशनल एक्सपेंशन स्कीम के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट कम्युनिटी के बारे में, ठीक है, नेशनल डिसेंट्रलाइज जो सेंटर था 1957 में, इन्होंने ही जो है डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात किया था। कौन, बलवंत राय मेहता कमेटी। आज 1957 में ये कमेटी फॉर्म हुआ था। अशोक मेहता 1977 में हुआ था ये, इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, अशोक मेहता, देखिए हमेशा अशोक मेहता रिकमेंडेड, इन्होंने 2-tier गवर्नमेंट और पंचायत के बारे में बताया था, ये 1977 में आया था। देखिए कितना क्वेश्चन जो बन रहे हैं पंचायती राज सिस्टम से, इन फैक्ट को बार बार पढ़िएगा ना, याद रखिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपकी कट ऑफ जो है ना लगभग 100 के आसपास आ जाएंगे नंबर। इन विच ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन सेट अप इन इंडिया। तो 1950 में जो है हमारा प्लानिंग कमीशन बना था। अब इसके जगह इसको रिप्लेस कर दिया गया है, इसके जगह आ गया है नीति आयोग, ठीक है। ये 1 जनवरी 2015 को बना था। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया करके शायद इसका नाम है, ठीक है। आइए हम उसको थोड़ा सा फैक्ट को देख लेते हैं। ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्लियर है। और जो हमारा प्लानिंग कमीशन था ना 15 मार्च को बना था, 15 मार्च 1950 को। हमारा नीति आयोग जो बना है वो 1 जनवरी 2015 को। इसके जो हेड होते हैं ना, जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं, एक्स ऑफिशियो, और प्लानिंग कमीशन के भी हेड थे पीएम ही होते हैं। ये जो हमारा बॉडी है प्लानिंग कमीशन जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। नीति आयोग भी हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है। तो नीति आयोग का कार्य क्या है, नीति आयोग जो है थिंक टैंक की तरह कार्य करती है गवर्नमेंट सरकार का, ठीक है। यहाँ पर पॉलिसी के लिए यहाँ से सुझाव दिए जाते हैं, यहाँ पर थिंकिंग किए जाते हैं, विचार किए जाते हैं, यहाँ पर पॉलिसी बनाने के लिए जो है अपने राय को रखे जाते हैं। तो ये तमाम फंक्शन है हमारे नीति आयोग का। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ह्यूमन राइट एज वेल एज। ये जो है हमारा एज वेल एज क्या है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। ग्रामर पढ़िएगा ना आप लोग, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के जब लगता है ना तो यहाँ पर हम लोग जो वर्ब का यूज करते हैं वो फर्स्ट जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। और ह्यूमन राइट जो है एज वेल एज द फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट टू एजुकेशन जो है ना, ये ह्यूमन राइट भी है, राइट टू एजुकेशन ये हमारा ह्यूमन राइट है और फंडामेंटल राइट है। ये कब आया, तो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2010 में, ठीक है। 2010 में जो है इसको जो है फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया है आर्टिकल 21A के तहत। ध्यान रखिएगा इस डेट को, ये हमारा ह्यूमन राइट भी है। इसमें क्या होता है, तो जो 14 वर्ष से कम
ये 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क जो है प्राइमरी एजुकेशन प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा जो राइट टू एजुकेशन है वो सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात करता है, ना कि हायर एजुकेशन का। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग कर सकता है हायर एजुकेशन के बारे में दे सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बात करता है। अब ये हमारा ह्यूमन राइट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एडेड थ्रू द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? देखिए 1 अप्रैल 2010 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, याद रखिएगा इसको, जो है डिक्लेयर किया गया था। कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं? तो अगर इस वीडियो से अगर इस कोर्स से आप जुड़ गए हैं, ठीक है, इस वीडियो से जुड़ गए हैं, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग बस रिवीजन कीजिए, बढ़िया रिवीजन कीजिए, बात हो गई खत्म। आप लोग 100% जो है ना मेंस लिखेंगे क्वेश्चन 9 बीपीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। हाँ, द इंडियन कंप्राइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल है। तो 12 शेड्यूल है, 22 पार्ट है हमारे, और आर्टिकल जो है ना 400 प्लस हो चुके हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 2011 में पूछा गया था, तो उसके अनुसार जो है ये डाटा को दिया गया है। आज करीब 12 साल हो गया है इस क्वेश्चन को पूछे हुए। तो अब जो है 400 प्लस हो गए हैं, ध्यान रखिएगा 423 के आसपास हमारे जो है आर्टिकल्स है, 22 पार्ट्स हैं, और शेड्यूल जो है आपका 12 है। देखिए कुछ पार्ट्स के बारे में बात कर देते हैं। तो पहला जो भाग है ना, वो जो है आपका स्टेट के बारे में बात करता है, यूनियन के बारे में बात करता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो है आपका सिटीजन के बारे में बात करता है। थर्ड जो है आपका फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। फोर्थ है आपका डीपीएसपी के बारे में बात करता है, ठीक है। और कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट जो है शेड्यूल को देख लेते हैं। शेड्यूल 1 जो है ना, और शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3, ठीक है। शेड्यूल 4 7th में है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। इसी में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात किया गया है। 8 में हमारा जो है जो 22 भाषा है, ठीक है, शेड्यूल 8 में 22 भाषा है, उसको जो है जगह दिया गया है। 9th शेड्यूल में जो है ना लैंड से संबंधित प्रोविजन किया गया है। 10th शेड्यूल जो है ना दल बदल जो कानून होता है, दल बदल कानून, उससे संबंधित है। 11 शेड्यूल जो है पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है। 12वां जो शेड्यूल है वो आपका नगर निगम से संबंधित है। तो ध्यान में रखिएगा इस आर्टिकल को, इस शेड्यूल को एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ, राज्यसभा जो है 250 मेंबर होते हैं, जिसमें से 12 को नॉमिनेट किया जाता है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे विज्ञान के सब्जेक्ट जो विज्ञान में नॉलेज रखते हैं, कला के क्षेत्र में नॉलेज रखते हैं, समाज के क्षेत्र में नॉलेज रखते हैं, ठीक है, और एक साहित्य के रूप में जो नॉलेज रखते हैं। तो इन 4 फील्ड में जो है जो भी बेहतर होते हैं उनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है। क्लियर है? जहां तक मुझे याद है तो आर्टिकल 80 जो है ना राज्यसभा के बारे में बात करता है, ठीक है, आर्टिकल 80। ये था हमारा रिविजन क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, और जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है, जो भी आप पूछ सकते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, और आपको नंबर दे देता हूँ, ये मेरा जो है इसमें कॉल कर सकते हैं आप, ठीक, कुछ भी क्वेरी हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।